फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे वैशेषिक में, क्योंकि हमने बोला ना दीज आर लाइक सिमिलर व्यूज, वहाँ पे हम नॉलेज कम डिस्कस करेंगे। नॉलेज वो लगभग न्याय का एक्सेप्ट करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। अब हम आते हैं इनके मेटाफिजिक्स पे, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। गौतम, the founder of this school, for him the objects of knowledge are the self, the body, the senses, and the object of the senses, knowledge itself, the mind, the activity, pravritti, dosh, mental imperfections, rebirth, feelings of pleasure and pain, dukh, absolute freedom from suffering. These are the objects of knowledge. और भी objects of knowledge है जैसे द्रव्य, substance, या गुण, quality of substance, कर्म, motion, सामान्य, universal, विशेष, particular, somewhere, relation of inherence और above, non-existence. ये सारी चीजें knowable हैं. Gautam says all of these knowable things are not to be found in the physical world because it includes only those objects that are either physical or somehow belong to the world of physical nature. Thus, self and its attribute of knowledge, या manas, these are not at all physical. तो सारी चीजें आपको फिजिकल दुनिया में इनमें से मिलेंगी नहीं. टाइम एंड स्पेस, ये दो सबस्टेंसेस हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है फिजिकल सबस्टेंसेस से, लेकिन तब भी हम इनको फिजिकल वर्ल्ड में महसूस करते हैं, टाइम को भी और स्पेस को भी. आकाश ये फिजिकल सबस्टेंस है, लेकिन ये किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं करता, नथिंग. सो द फिजिकल वर्ल्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 4 फिजिकल सबस्टेंसेस: पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु. अर्थ, वाटर, फायर एंड air. So the ultimate constituents of these 4 substances are eternal and unchanging atoms of earth, water, fire and air. So हर एक physical चीज के finally they are created by छोटे छोटे कण of earth, water, fire and air. आकाश, ether या काल, time या space, these are eternal and infinite substances. They are one single whole. They are not atomic. Thus, the physical world is product of 4 kind of atoms of earth, water, fire and air. All the things, all composite products of these atoms, they are contained in the world. इनकी quality, relations, organic bodies, senses, sensible qualities, etc. ये सब इसी में contained है. To it belong all the physical substances of Akash or ether. The non-physical infinite substances of Kal, या space, time and space, they contain and interrelate all physical things and events in various ways. तो ये जो infinite substances है, वक्त और space, time and space के, ये हर एक physical चीज को contain करते हैं और interrelate करते हैं in one or other way. न्याय थ्योरी जो फिजिकल वर्ल्ड की है, इट इज द सेम एज दैट ऑफ वैशेषिक स्कूल. और आप ये कह सकते हैं वैशेषिक स्कूल इसी चीज का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जिसको अब इंशाल्लाह जब हम न्याय खत्म करेंगे वी विल टेक इट विद द वैशेषिक फिलॉसफी. लाइक ऑल अदर स्कूल्स, इंडियन फिलॉसफी का हर एक जो स्कूल है वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ पे ही कॉन्सेंट्रेट करता है. इट इज नॉट फिलोसफाइजिंग फॉर द सेक ऑफ फिलॉसफी. It's not like seeking knowledge for the sake of knowledge. Not like that. यहाँ पे हर एक का मकसद finally at the end of the day is to find how to live your life. What is there? Why am I here? How do I get liberated? ये fundamental questions है. यहाँ का भी न्याय का भी fundamental question यही है, to search for truth and फ्रीडम. जीवात्मा कहते हैं ये इंडिविजुअल सेल्फ को.
इसके बारे में पहला सवाल जो किसी के भी मन में उठ सकता है वो यही है कि व्हाट्स इट्स नेचर एंड व्हाट आर इट्स एट्रीब्यूट्स. द फर्स्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोल हैव टू बी दीज. व्हाट्स इट्स नेचर एंड व्हाट आर इट्स एट्रीब्यूट्स. ये दो कवर करेंगे हर एक चीज को नेचर के बारे में. हिंदुस्तानी फिलॉसफी में 9 स्कूल हमने बोले, 6 आस्तिक 3 नास्तिक. उनमें प्रेडोमिनेटली 4 व्यूज हैं इस सेल्फ के रिगार्डिंग. देयर आर 4 प्रेडोमिनेंट व्यूज. चारवाक हम पढ़ चुके हैं. उनके लिए द सेल्फ इज द लिविंग बॉडी विद द एट्रीब्यूट ऑफ कॉन्शियसनेस. चारवाक क्या कहता है, लेट मी डिस्क्राइब इट टू यू अ लिटिल. दे से कि कोई सोल वगैरह नहीं होती, तो फिर उनसे जो भी है वो मटीरियल है. whatever is there is matter. The natural question we ask them is कि then उस्ताद ये जो ये कॉन्शियसनेस मेरे अंदर है, ये चेतना जो मेरे अंदर है, ये कहाँ से आई तब? मैटर इन itself is not conscious. So how does this consciousness arise? If like would create like, something does not come out of nothing. So चारवाक responds कि soul नहीं है. Consciousness is the character of matter when it comes together in a certain form. एग्जाम्पल वो देते हैं पान का. वो कहते हैं पान के इंग्रेडिएंट्स में एक भी चीज़ लाल नहीं है. जब आप लेकिन उसको चबाते हैं वो मिक्स ऐसे होते हैं कि वो लाल हो जाता है. Similarly, the 4 metaphysical atoms of earth, fire, water and air, they come together in this form. When they come together in this form, consciousness is created. So consciousness is not metaphysical, it is physical, and it is coterminous with the body. Coterminous both spatially and time. ठीक? So when your body dies, consciousness is also gone. There is nothing that survives post-death. So there was no consciousness before you were born. Alright? And second, it is coterminous with your body. It does not live outside your body. It's not that it lives in your, say, heart, but not in your hand. In your foot, but not in your arm. तो ये चारवाक का व्यू है. ये मटीरियलिस्टिक स्कूल है. मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ सेल्फ. बोध का हमने क्षणिकवाद पढ़ा था, अगर आपको याद हो. So they reduce the self to a stream of thought or a series of cognitions. यहाँ पे कंट्रोवर्सी हमने तब भी डिस्कस किया था कि they don't have a concept of soul जो इटर्नल होगी. So every moment is independent for Gautam Buddha. हर एक मोमेंट जब इंडिपेंडेंट हो गया, so previous moment created this new moment. So what was there in previous moment that can go into the next? Nothing, because everything is momentary. ये सिर्फ एम्पिरिसिस्ट की तरह एम्पिरिकल सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं. फिर है अद्वैत वेदांत. ये हमने स्कूल अभी पढ़ा नहीं है, इंट्रोडक्शन तो पढ़ा है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे. अद्वैत वेदांत टेक्स द सेल्फ एज वन अनचेंजिंग एंड सेल्फ शाइनिंग कॉन्शियसनेस. ना ही ये सब्जेक्ट है, ना ही ये ऑब्जेक्ट है. neither I nor me. That is not self. विशिष्ट अद्वैत वेदांत, मतलब इट्स क्वालिफाइड मॉडल्स में पढ़ेंगे आप. ये डिफरेंट स्कूल्स है. शंकराचार्य का स्कूल, माधवाचार्य का स्कूल, रामानुजन का स्कूल. विशिष्ट अद्वैत वेदांत क्या है? दिस होल्ड्स दैट सेल्फ इज नॉट प्योर कॉन्शियसनेस बट ए कॉन्शियस सब्जेक्ट कॉल्ड ईगो. बोथ दीज व्यूज आर of the self may be called idealistic in broad sense. ये जो न्याय वैशेषिक्स हैं, इनका क्या है? इनका रियलिस्टिक व्यू है सेल्फ का. सेल्फ एक सबस्टेंस है, a unique substance in itself. So it's a thing in itself. और कौन सी थिंग है? To which all cognitions, feelings and cognitions belong. As what? As its desires. Desires like what? Aversion, volition, pleasure, pain, cognition. These are all qualities of soul. तो इनके लिए ये हुआ conception of soul. These qualities जिनका हमने अभी जिक्र किया, pleasure, pain, न्याय वैशेषिक्स argue कि these cannot belong to physical substances.
क्योंकि ये फिजिकल क्वालिटीज हैं ही नहीं जिनको एक्सटर्नल सेंस देख पाती। फिजिकल क्वालिटी को एक्सटर्नल सेंस देखता है, जैसे द हार्डनेस ऑफ ए सरफेस और द सॉफ्टनेस ऑफ द सरफेस आई कैन फील थ्रू द सेंस ऑफ टच। Similarly, the color of a body I can feel, perceive through the sense of sight. Similarly for smell or taste. But the feeling of pleasure and pain, ये सेंस के थ्रू नहीं मिलती। सेंस से सेंस परसेप्शन मिलता है आपको, बट द फीलिंग ऑफ पेन इज नॉट थ्रू सेंसेस, so they don't, hence they would not belong to physical substances. So the Nyaya Vaisheshiks argue that hence we must admit that they are peculiar properties of some substance other than and different from physical substances. क्योंकि अगर वो फिजिकल सब्सटेंस की क्वालिटी होती तो प्रत्यक्ष, दैट इज परसेप्शन से उसका इल्म मिलता, लेकिन ये नहीं हो रहा पेन और प्लेजर एटसेट्रा इन सब चीज़ों के बारे में। देयर आर, और फिर आगे फर्दर कहते हैं न्याय वैशेषिक कि ये जो ये सोल्स हैं, अब ये जो ये सेल्फ है, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट बॉडीज। अब इसका रीज़न, एक ही सोल हो सकती है, हम सब एक ही सोल हैं, वी आर ऑल वन। हाउ डू वी नो दैट दे आर अ डिफरेंट सोल? न्याय वैशेषिक्स आर्ग्यू बिकॉज आवर एक्सपीरियंसेस डू नॉट ओवरलैप। हमारे एक्सपीरियंसेस डिस्टिंक्ट हैं सबके, एक एक का एक्सपीरियंस अलग अलग है। देयर माइट बी थिंग्स आई हैव सीन और नोन और फेल्ट which you might not have. So our experiences do not overlap. That's why there has to be more than one self. और क्या प्रॉपर्टीज बताते हैं इसकी? ये इंडिस्ट्रक्टिबल है और इटर्नल है, ये इनफाइनाइट है, और इट्स नॉट लिमिटेड टू टाइम एंड स्पेस। जिस्म या सेंसेस ये नहीं हो सकती रूह, एज चारवाक वुड हैव आर्ग्यूड, क्योंकि कॉन्शियसनेस, वही आर्ग्यूमेंट, इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल बॉडी और सेंसेस। इसलिए बॉडी इज नॉट इट, वी नो इट फॉर श्योर। बॉडी बाय इटसेल्फ अनकॉन्शियस है, अनइंटेलिजेंट है। सेंसेस हमारे एक्सप्लेन नहीं कर सकते फंक्शंस लाइक इमेजिनेशन, मेमोरी, ये सारी चीजें नहीं कर सकते हमारे सेंसेस एक्सप्लेन। ये सारी चीजें इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल सेंसेस से। अब आप बोलेंगे माइंड का काम है, जिसको फिलॉसफी में मानस कहते हैं, हिंदू फिलॉसफी में, ये भी नहीं कर सकता एक्सप्लेन इसको। अगर मानस होगा, न्याय वैशेषिक आर्ग्यू करते हैं, if the manas be an atomic and therefore imperceptible substance, if the qualities of pleasure, pain, etc. which should belong to the manas must be equally imperceptible. But pleasure and pain are experienced or perceived by us, nor can the self be identified. क्या बोला इन्होंने? If the manas be an atomic and imperceptible substance, the qualities of pleasure, pain, etc. which should belong to manas, वो भी equally imperceptible होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं है। हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं, हम उनको परसीव करते हैं, मानस को, हम माइंड को हम परसीव नहीं करते। Now, nor can the self be identified with a series of cognitions, जो गौतम बुद्ध कहते थे। तब मेमोरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर पिछला मोमेंट और इस मोमेंट में जो सुलका के दो अलग अलग चीजें हैं, दे आर टू सेपरेट थिंग्स, लास्ट सुलका पिछले मोमेंट वाला और इस वाला, तब मुझे यादाश्त कैसे है वो वाली जो उसने देखा था उस चीज की? हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस कंटिन्यूटी ऑफ आवर experience, of our memory? No member of a mere series of cognitions can, like a bead of a rosary, know what preceded and what succeeded, because it's a compartment in itself. अद्वैत वेदांत वो क्या कहते थे? सेल्फ इटर्नल है, सेल्फ शाइनिंग कॉन्शियसनेस। ये भी न्यायिक एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहते हैं
There is no such thing as pure consciousness unrelated to some subject and object. ऐसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती. कॉन्शियसनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सर्टन लोकस. किसी जिस्म के बिना कॉन्शियसनेस रह नहीं सकती. जैसे अद्वैत वेदांत वाले कहते हैं, न्याय वाले कहते हैं कि नहीं भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता. Hence, the self is not consciousness as such, but a substance having consciousness as its attribute. अब समझे डिफरेंस कि इसकी एसेंस नहीं है, ये सेल्फ की एसेंस नहीं है कॉन्शियसनेस, इसका एक एट्रीब्यूट है. द सेल्फ इज नॉट मेयरली कॉन्शियसनेस ऑफ नॉलेज, बट इट इज दैट विच इज कॉन्शियस. इट इज दैट विच इज द नोअर. इट्स एन ईगो और द आई. It is the enjoyer of all these things. It is not these things in itself. हालांकि नॉलेज और कॉन्शियसनेस ये सेल्फ के एट्रीब्यूट्स हैं, yet it is not an essential and inseparable attribute. ऐसा नहीं है कि इसके बिना कॉन्शियसनेस नहीं रह सकता, सेल्फ इनके बिना रह सकता है. सभी कॉग्निशंस और कॉन्शियस स्टेट्स they arise in the self when it is related to the manas. Manas मतलब mind. And the manas is related to the senses, and the senses come in contact with external objects. एक 3-tier structure बन गया. External objects के contact में क्या आया? हमारी senses. Senses से information मानस पे पहुंचा, और मानस would transfer the impact on our self. ये लिंक अगर नहीं होगी, there would be no consciousness in self. तो इसका मतलब जब डिसएम्बॉडीड होगा, डिसएम्बॉडीड कंडीशन में सेल्फ के पास कोई ना कॉन्शियसनेस होगी, ना ही कोई इल्म होगा इसके पास. तो ये जो एट्रीब्यूट्स है कॉग्निशन के, फीलिंग के, कोनेशन के, ये कॉन्शियसनेस भी एक्सिस्टेंट, ये एक्सीडेंटल एट्रीब्यूट है. और एक्सीडेंट क्या है? दैट इट इज इन रिलेशनशिप विद द बॉडी. If it was not, consciousness would not have been there. So how do we know that there is any self of the individual which is distinct from his body or his senses or his mind? जब ये हमेशा होता ही उसी कंडीशन में है, तब हमको कैसे पता कि कुछ अलग है, ये वो नहीं है? पुराने न्यायिक स्कॉलर्स, they seem to think that there cannot be a perception or direct cognition of the self. उनके हिसाब से सेल्फ को हम कैसे जानते हैं? बाय वर्बल टेस्टिमनी. वर्बल टेस्टिमनी मतलब वेद सेल्फ के बारे में कहते हैं, हम कहेंगे कि देखो भाई, वी कैन नॉट नो इट, हमने सिदरतुल मुंतहा नहीं देखा है, लेकिन इसका जिक्र है वही में, तो इट एग्जिस्ट. हमने जन्नत के दरवाजे नहीं देखे, वी हैवंट सीन दीज थिंग्स, बट वही में इसका जिक्र है, तो दैट्स व्हाई वी बिलीव. तो वर्बल टेस्टिमनी इज दिस वन फॉर्म जो यहाँ पे बात हो रही है. सिमिलरली वर्बल टेस्टिमनी शब्द वुड बी वेदास. तो ये कहते हैं कि बिकॉज स्क्रिप्चर्स टॉक अबाउट सेल्फ, तो सेल्फ मस्ट बी एग्जिस्टिंग. दे टॉक अबाउट सेल्फ एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी, मानस एंड सोल, ये सेंस. And that's why it must be distinct from body, sense and mind. So it's argument from authority. लेकिन ये भी कहते हैं कि इन्फेरेंस से भी हमको पता चलता है. ये जो डिजायर, एवर्शन, एवोल्यूशन है, द फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड पेन, फेनोमेना ऑफ नॉलेज, इन सब चीज़ों से भी हम इन्फर कर सकते हैं कि इट इज सेपरेट. ये कि हमारे अंदर डिजायर होती है, नफरत होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको कोई डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबके अंदर है. लेकिन इनको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता अनलेस वी एडमिट ए परमानेंट सेल्फ. चाहत क्या है? व्हाट इज डिजायर? टू डिजायर एन ऑब्जेक्ट इज टू स्ट्राइव टू ऑब्टेन इट एज समथिंग प्लेजरेबल. लेकिन बिफोर वी ऑब्टेन इट, वी कैन नॉट गेट एनी प्लेजर आउट ऑफ इट. So in desiring the object, we only judge it to be similar to such objects as we found to be pleasurable in the past.
This means that desire supposes some permanent self which has experienced pleasure in relation to certain objects in the past. और दूसरा, मान लीजिए I see an ice cream which I am going to have, say, 5 minutes from now. I have this pleasurable sensation inside me. Now, how does this prove that there is a self? One, कि पास्ट, हाउ डू आई नो कि आइसक्रीम से मुझे मज़ा आएगा खाने में, क्योंकि पास्ट में मुझे मज़ा आया था आइसक्रीम खा के. तो दैट पास्ट और मेरे अंदर का क्या लिंक है? देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट लिंक्स द टू एक्सपीरियंसेस. आई डोंट नो शाकिर्स एक्सपीरियंस, आई डोंट नो अरसलान्स एक्सपीरियंस, आई नो माइन. तो जब मुझे वो पास्ट में अच्छा लगा था तभी मैं उसको आज एक्सेप्ट कर पाऊँ. और दूसरा, ये अभी मैंने खाई नहीं है आइसक्रीम, ये अभी मेरे सामने है बस. तो हाउ डू आई नो and why would I eat it? Because if there is nothing, if I am not the person at that moment who is going to eat it, why am I feeling the pleasure? And why do I want to eat it? So there has to be something जो permanent है, which considers a present object to be similar to any of those जो हमने past में देखा है और चाहत रखता है अंदर to possess it. Similarly, aversion, इन सब चीज़ों को भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते विदाउट अ परमानेंट सेल्फ. द न्यायिक आर्ग्यूज फीलिंग्स ऑफ प्लेजर और पेन, they also arise in an individual when he gets something considered to be the means of attaining a pleasure, or if he gets into something which has previously led to pain. So knowledge as a process of reflective thinking also requires a permanent self. Knowledge के लिए necessary है एक permanent self जिसने पहले desire रखी हो to know something about something. All these phenomena of desire, these cannot be explained सिर्फ body या सिर्फ senses या सिर्फ mind से, क्योंकि ये जो series of cognitions है या stream of consciousness है ये momentarily है. There has to be something जो रहेगा हमेशा के लिए. जैसे एक शख्स का एक्सपीरियंस दूसरे को नहीं पता, ना दूसरे को याद रहेगा. अगर प्रेजेंट स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड अलग है और देयर इज नथिंग परमानेंट इनसाइड, तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बॉडी कैसे याद रखेगी पास्ट स्टेट को? अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग कंटिन्यूअस. लेकिन विदाउट सच मेमोरी वी कैनॉट एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ डिजायर, एवर्शन एंड वॉल्यूशन. तो ये है अर्लियर नायिकास. लेटर नायिकास एक स्टेप आगे चलते हैं. ये कहते हैं हमको डायरेक्ट प्रत्यक्ष परसेप्शन से पता चलता है, सेल्फ एग्जिस्ट करता है. लेकिन आप बोलेंगे कि सर सेल्फ ना हमको दिखता है, ना हमको टेस्ट होता है, ना हमको स्मेल होता है, ना हम फील करते हैं उसको, ना हमको सुनाई देता है, तो कैसे हुआ परसेप्शन? लेटर नायिकास आर्ग्यू थ्रू इंटरनल परसेप्शन, मानस प्रत्यक्ष. So of course, when its existence is denied or doubted by anyone, the self must be inferred and proven, जैसे पिछले न्यायिकास ने किया था. The mental perception of the self may take either two forms. It may be perception in the form of pure self-consciousness, which is due to the contact between mind and pure self. और ये कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं? By the judgment I am. ये जब आपने बोला मैं हूँ, ये आपने इन्फर किया, मतलब पूरा आपने इस पे लॉजिक लगाया एंड ऑल, एंड देन यू रीच टू दिस कंक्लूजन आई एम. ये लॉजिक वाला काम जो किया किसने किया? दिमाग में किया, ब्रेन, माइंड. जब लेकिन ये कंक्लूजन पे आप पहुंचे आई एम, ये किसके बारे में उसने बोला? आई एम. तो ये जो जजमेंट हमने डिराइव की फाइनली अकल लगा के कि मैं हूँ, ये मैं इसमें कौन हूँ? लेटर न्यायिकास कहते हैं पता तो हमको ये परसेप्शन से ही चलती है, लेकिन अगर कोई अब आर्ग्यू कर रहा है तो हमको वो पिछले आर्ग्यूमेंट चूज करने पड़ सकते हैं. कुछ न्यायिका ये आर्ग्यू करते हैं कि
Your self cannot be an object of perception. ये जो self है, it's only perceived as having a perceived quality, like cognition, feeling, willing, and so the perceptual judgment is the form I am knowing, I am happy, and so forth. We do not perceive the self as such, but as knowing or feeling or doing something. कहने का मतलब, we do not know the I part of it, but we know that whatever there is, that part is thinking, that part is knowing, that part is happy. What exactly is happy, we do not know. जैसे मुझे अभी भूख लग रही है, the fact कि भूख लग रही है, I know it, लेकिन ये किसको लग रही है मेरे अंदर भूख, I do not know. So we do not perceive the self as such. Hence, self-consciousness is a mental perception of the self as present in some mode of consciousness. While one's self can be perceived, other selves in other bodies can only be inferred. अपने self को तो मैंने perceive किया, आपके self को कैसे perceive करूं, शाकिर के self को कैसे perceive करूं, infer कर सकता हूं मैं इसको, अनुमान लगा सकता हूं इसके अंदर भी कोई self है. कैसे? From his intelligent bodily actions. क्योंकि उसकी जो एक्शंस हैं, जो मेरे सामने बाकी दुनिया है, बाकी इंसान, उनके एक्शंस एक अनइंटेलिजेंट बॉडी विदाउट सोल बॉडी से नहीं एक्सप्लेन हो सकती है. वो भी रिक्वायर करते हैं कॉन्शियस सेल्फ. तो इस वजह से हमको पता है उनके अंदर भी सोल है. मकसद क्या है ये पूरी फिलॉसफी करने का? ये हमने देखा है हर एक इंडियन स्कूल का मकसद सेम है, मुक्ति, लिबरेशन, इस इंडिविजुअल सेल्फ का लिबरेशन. इनका भी मकसद यही है. जो न्याय स्कूल है ये इल्म पे इतना फोकस करता है, हमने देखा कि इट फोकसेस अ लॉट ऑन इन्फरेंस, परसेप्शन, कंपैरिजन, testimony, sets to prove why these are right, why they are wrong. So it tries to give us a knowledge of reality, or realities जो भी है, for the realization of the highest good. उसको रियलाइज करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, सही तरीके का इल्म हासिल करने के लिए इन्होंने इतना ध्यान एपिस्टेमोलॉजी पे दिया है. लेकिन जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, they give us different descriptions of this. ये जो मुक्ति है, word might be similar, words be different by the way. Certain schools call it nirvana, certain call it moksha, certain call it mukti, some others call it kevalya. So there are different ways. All these words signify subtle different meaning as well. However, ground level पे बात यह है कि they differ on soul's existence. न्यायिका के लिए क्या है ये लिबरेशन? ये क्या होता है जब once a soul is liberated? What does it mean to say that? For the Nyayika, it's a state of negation, complete and absolute of all pain and suffering. That is state of liberation. Complete and absolute cessation of pain and suffering. Liberation is absolute freedom from all of this. दुख है, इससे najat. This implies that it's a state in which the soul is released from all the bounds of its connection with the body and the senses. Well, that's the source of pain for all of us. So long as the soul is conjoined with the body, ये impossible है क्या आप मुक्ति पाए. कहा था ना गालिब ने, कह दे हयात बंद गम असली में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों. इन्होंने भी यही कहा, ये इम्पॉसिबल है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए. So the body with the sense organs being there, we cannot possibly prevent their contact with undesirable and unpleasant object. जब तक कि जिस्म है, जब तो आपकी सेंसेस है, और इसको आप एक्सटेंड करें, अगर आप सिर्फ खूबसूरत चीज़ें ही सोचे कि मैं उम्र पर देखूंगा, नहीं है पॉसिबल.
क्योंकि एक बार आपको उस खूबसूरत चीज़ का बुढ़ापा भी देखना पड़ेगा, ठीक, उसका विदरिंग अवे भी देखना पड़ेगा। एक नया फ़ोन पुराना होते देखना पड़ेगा आपको, ठीक। यू विल हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स। इस वजह से सोल विल हैव टू सबमिट टू दिस इनएविटेबल एक्सपीरियंस ऑफ पेनफुल फीलिंग्स। तो लिबरेशन में क्या होता है, सोल मस्ट बी फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द बॉडी, बाय कॉरोलरी द सेंसेस। लेकिन जब बॉडी से अलग होती है सोल, द सोल ceases to have not only painful but also pleasurable experiences. It ceases to have any experience. क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा, कॉन्शियसनेस इसका एट्रीब्यूट है जो तभी जागता है जब ये जिस्म के साथ होगा। जिस्म ही नहीं रहा, कॉन्शियसनेस भी नहीं रही। सो इन लिबरेशन ये सेल्फ एग्जिस्ट करता है एज ए प्योर सब्सटेंस, फ्री फ्रॉम ऑल कनेक्शन विद द बॉडी। Neither is it suffering, nor is it enjoying anything. Neither does it have conscience. The liberation is negation of pain, not in the sense of a suspension of it for a longer or shorter period of time. No. जैसे आप एक अच्छे से सो गए, या यू आर रिकवरिंग फ्रॉम सम डिजीज, और यू हैव सम बॉडीली रिलीफ या मेंटल आराम आपको मिल रहा है किसी चीज़ की वजह से, और फिर लेकिन when that thing ends, जब द गुड स्लीप ends, तो you're back to square one. नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये एब्सोल्यूट फ्रीडम है फॉरएवर के लिए। आपको अगर मुक्ति मिल गई तो मिल गई, खत्म बात। अब now you cannot suffer again. It is just that supreme condition of the soul which has been variously described in the scriptures as freedom from fear, freedom from decay and change, freedom from death. ये सारी चीजें इसी चीज को एक्सप्लेन करती हैं। कुछ लेटर न्यायिक स्कॉलर्स वो ये कहते हैं कि लिबरेशन सोल का जो होता है, इट्स फाइनल डिलीवरेंस फ्रॉम पेन, बट इट इज पॉजिटिवली अटेनमेंट ऑफ इटर्नल प्लेजर। पहले न्यायिकास क्या कहते थे कि इट इज एंड ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस, ना पेन होगा ना प्लेजर होगा। नए वाले क्या कहते हैं, नए कहते हैं नहीं भाई साहब, इट इज, पहले वाला कंसेप्ट सिर्फ नेगेशन का हुआ, नेगेटिव कंसेप्ट है। दूसरा वाला नेगेटिव है, पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है, सेसेशन ऑफ ऑल पे, और पॉजिटिव क्या है, अटेनिंग ऑफ इटर्नल ब्लिस। अभी कैसे करेंगे उस्ताद हासिल? तो टू अटेन लिबरेशन वन मस्ट एक्वायर ट्रू नॉलेज ऑफ हिज सेल्फ एंड ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस। इल्म रोड पे है इसके, नॉलेज, बट राइट नॉलेज, सही चीजों को वैसे देखना जैसे वो हैं, नॉट द वे यू वांट देम टू बी। यू मस्ट नो द सेल्फ एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी, कि जिस्म मैं नहीं हूं, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द माइंड, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेंसेस, ऑल ऑफ दीज थिंग। फॉर दिस, ये करने के लिए कैसे होगा? You will have to listen to the scriptures. श्रवण, आपने मेरे एक ऐसे में पढ़ा होगा, द रेलेवेंस ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट। मैंने लिखा है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो क्या करना पड़ेगा आपको? यू वुड हैव टू लिसन टू द स्क्रिप्चर्स एंड इंस्ट्रक्शंस अबाउट सेल्फ, जिसको कहते हैं श्रवण। देन यू मस्ट firmly establish the knowledge of the self by means of reasoning. अब यू हैव टू कंटेम्पलेट, जो आपने इल्म हासिल किया ना, नॉलेज, ये रॉ डेटा है, अब इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? बाय अप्लाइंग मानस ऑन इट। इसके बारे में आप कंटेम्पलेट करोगे, अक्ल लगाओगे, क्या मैंने सुना है, मैंने क्या पढ़ा। एंड फाइनली ही मस्ट मेडिटेट ऑन द सेल्फ इन कॉन्फर्मेशन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ योगा, निधिध्यासन।
These help him to realize the true nature of self as distinct. So just knowing the true nature of self does not mean that you have realized it. सिर्फ आपने उसका इल्म रखा. Knowing everything about Mars does not mean you have been to Mars. वैसे ही it does not mean that. मतलब ये लेकिन खुद में एक philosophical question है. This is a very interesting question. कि does perception add to any knowledge if you knew everything about the object before? It's a very interesting thing. ये तीन चीजें करके they would help you to realize the nature of self as distinct from the body and all other objects. ये realization जब आप होगी तो गलत knowledge जो है कि I am the body or the mind, ये हूँ मैं, ये खत्म हो जाएगा. And one ceases to be moved to action by passions and impulses. तो इस जिस्म के लिए अब आप क्यों करोगे कुछ? So your actions would not be driven by passion. क्योंकि तुम ये हो ही नहीं. When a man becomes free from desires and impulses, so he ceases to be affected by the effects of his present actions. तो past के कर्म उनका फल कौन चखेगा? Past karma or deeds, they are exhausted by producing their effects. And the person, individual, does not have to undergo any more births in this world. ये जो cessation है birth की, this means the end of his connection with the body. फिर से अब जिंदा नहीं होना है. And consequently all pain. ये liberation है.